प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय, प्राणशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज का जो अपना व्याख्यान होने वाला है वो फर्टिलाइजेशन के एक सरलतम प्रकार से रे डायग्राम, रेखांकित चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। हम सबको ज्ञात है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके अनुसार, कि जो रज चक्र होता है उसके 14वें दिन दो हार्मोन जो पिट्यूटरी के से स्रावित होते हैं, LH और FSH, इन दोनों के कारण ये सारा जो जनन तंत्र है वो सक्रिय होता है। LH और FSH को ये जो मादा द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन है उसका बढ़ा हुआ स्तर भी इस LH को अधिक स्रवण के लिए पिट्यूटरी को इन्फॉर्मेशन भेजता है, जिसके कारण से LH की मात्रा बढ़ती है। इस बढ़े हुए स्तर के कारण जो परिपक्व फॉलिकल होता है, जिसे अपन ने ग्रेफियन फॉलिकल कहा है, उसके अंदर से एक उभार बाह्य तरफ निकलती है, जिससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। इसे अंग्रेजी में पॉप आउट ऑफ द सेकेंडरी oocyte, यानी एक उभार इस ग्रेफियन फॉलिकल पर निकला और वो टूटकर सेकेंडरी oocyte के रूप में बाहर एब्डोमेन, उदर के अंदर आता है। हमको मालूम है कि सेकेंडरी oocyte में मियोसिस द्वितीय अवस्था में मेटाफेज सेकेंड पर यह अरेस्टेड होती है। उस स्थान पर रुका हुआ इसका मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय रुका रहता है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte उदर में आया है, इसको अंगुलीनुमा रचनाएं, जिसे अपन ने फैलोपियन ट्यूब की पश्च भाग पर फिम्ब्रीज का है, वो उसको इकट्ठा कर अंदर की ओर लेती है, और वो भाग इस फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला रीजन कहलाता है। इस एम्प्यूला रीजन के अंदर यह अंडा 24 से 48 घंटे तक इंतज़ार करता है स्पर्म का, कि शुक्राणु आए और निषेचन की क्रिया संपन्न हो। अगर 48 घंटे पश्चात तक इसको नहीं मिलता तो फिर ये मादा जननांगों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब दो चीज़ों के बारे में मैं यहाँ अलग से जिक्र करना चाहूँगा। पहला है सेमिनल फ्लूइड, जो नर द्वारा शुक्राणु के साथ में ये सेमिनल फ्लूइड मिलकर सीमेन का निर्माण करता है। तो इस सीमेन में दोनों चीज़, सेमिनल फ्लूइड प्लस शुक्राणु, दोनों होते हैं। ये जो सेमिनल फ्लूइड है, ये सीमेन का 60 से 70% तक का हिस्सा होता है। यह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, लेकिन मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में मैं वर्णन करना चाहूँगा। पहला, इसमें पाया जाता है फ्रक्टोस, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कोएगुलेस। ये 3 मुख्य चीज़ें जिनके बारे में अपन चर्चा करना चाहेंगे। पहला जो फ्रक्टोज होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है शुक्राणु का, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये यूट्रस के
गर्भाशय के स्मूथ मसल्स पर कार्य करते हैं और उसको अंदर की ओर खींचते हैं, जिसके कारण से जो ये सीमेन विजाइना में होता है वो ऊपर की ओर खींचा जाता है। सक्शन, एक तरह से जिस तरह से प्रेशर लगाकर सक्शन करते हैं उस प्रकार से ये उस गर्भाशय को स्मूथ मसल्स के द्वारा खींचते हैं। तीसरा है कोएगुलेस। यह वो एंजाइम है जो इन शुक्राणुओं को विजाइना की दीवार सतह पर चिपकाने में मदद करते हैं। अन्यथा ये सब वापस पुनः मादा जननांगों से बाहर फेंक दिए जाते हैं। तो ये जो चिपक जाते हैं वो ही आगे चलकर अंदर निषेचन के अंदर सक्रिय होते हैं। तो इस सेमिनल फ्लूइड में 3 चीज़ें बताने के बाद में अगला जो मुख्य इसमें ग्रंथि आती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी 2 चीज़ मुख्य जिन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, एक है फिब्रिनोलाइसिन और दूसरा सिट्रेट। फिब्रिनोलाइसिन क्या करता है, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया, कोएगुलेस जो उनको शुक्राणुओं को विजाइना की योनि की दीवार से सतह से चिपकाते हैं, उस चिपकने वाले पदार्थ को हटाता है, सो दैट ये शुक्राणु पुनः मुक्त हों और ऊपर की ओर मादा जनन अंगों की ओर ये अपना उस पथ पर प्रशस्त हो। दूसरा सिट्रेट इसके अंदर होता है। हम सबको मालूम है कि ज़्यादा एसिडिक मीडियम के अंदर ये नष्ट होने की संभावना रहती है, इसलिए उस पूरे मीडियम को किस प्रकार से अल्कलाइन क्षारीय बनाया जाए, और हम सबको मालूम है कि क्षारीय माध्यम के अंदर इस शुक्राणु की गति तेज हो जाती है। इसलिए ये 2 कार्य ये प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। उसके बाद ये मैंने पूरा रे डायग्राम आपके सामने बनाया है। इसको मैंने पूरा समराइज कर एक छोटे रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की है। हम सबको ज्ञात है कि परीक्षा के दौरान में हम जो कुछ लिखते हैं हम चाहते हैं कि वो एग्जामिनर उसको पढ़े, उसको सबसे अधिक आकर्षक रूप में हम देना चाहते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग डायग्राम्स के माध्यम से अलग अलग रंगों की शाही इस्तेमाल कर कर या अंडरलाइन कर कर मार्क कर कर उसको दर्शाने का प्रयास और परीक्षक की निगाह खींचने का प्रयास करते हैं। उसके अंदर ये जो रे डायग्राम होता है सबसे सशक्त माध्यम रहता है। तो इसके अंदर सबसे पहले शुक्राणु किस तरह से मनुष्य के टेस्टिस से चलकर उस विजाइना भाग तक आता है, मादा के योनि तक आता है, वो सब हमने पिछले व्याख्यान में वो रास्ता पूरा कौन कौन सी स्थान से होता हुआ पहुंचता है ये मैंने दर्शाया। उसके बाद में वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये पूरा गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब के अंतिम छोर पर स्थित एम्प्यूला तक पहुँचता है। एम्प्यूला में पहुँचने के बाद में अब ये जो ओवम है उसके सबसे बाह्य सतह जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं उसको भेदने के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसके सहायता से ये उसको भेदता है कोरोना। उसके बाद में ये जोना पेलिसुडा जो स्तर होता है उसके ऊपर जोना पेलिसुडा 3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उन पर आकर उन रिसेप्टर्स पर चिपकता है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं।
यहाँ पर चिपकने के बाद में अब शुक्राणु के अग्रभाग में जो एक्रोसोम होता है, उस एक्रोसोम में क्रियाएं शुरू होती है और एक्रोसिन नाम का जोनालाइसिन, एक्रोसिन नाम का पदार्थ रिलीज करता है। ये एक्रोसिन उस जोना पेलिसुडा को गलाकर उसमें रास्ता बनाता है। अब एक्रोसिन के माध्यम से ये जो शुक्राणु है वो जोना पेलिसुडा को पेनिट्रेट करते हुए ओवम के अंदर आ जाता है। अब जैसे ही ओवम के अंदर आता है, उस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। ध्यान दें विद्यार्थियों, अब मैं 4-5 टर्म्स का इस्तेमाल करूँगा। सिनगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी होगा, कैरियोगैमी होगा, एम्फीमिक्सिस होगा। इनका थोड़ा अंतर सब में है, इन पर विशेष ध्यान रखना। सिनगैमी जो सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया शब्द, उसमें होता है स्पर्म का अंदर प्रवेश कर करना, और ये जो प्रवेश करता है ये फेगोसाइटोसिस द्वारा प्रवेश करता है, यानी उसको अंदर की ओर निगल लिया जाता है। उसके बाद में हमने जैसे पहले बताया कि जो सेकेंडरी oocyte होता है वो अब अपना पूरा परिपक्व विभाजन करता है, अर्थात मियोसिस सेकेंड का जो अधूरा रहा हुआ था अब वो पूर्ण होता है, और पूर्ण होते ही सेकेंडरी oocyte से एक तो ओवम या ऊटिड निकलता है, दूसरी पोलर बॉडी निकलती है। ये जो विभाजन होता है ये बराबर का नहीं होता। ऊटिड होता है वो आकार में बहुत बड़ा होता है, और जो पोलर बॉडी बनती है वो बहुत छोटे आकार की होती है, और समय के साथ में ये साइटोप्लाज्म में अवशोषित कर ली जाती है। अब ये जब ऊटिड बन गया, उसके बाद में अब इसके अंदर कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं। हमने देखा है कि ये जो विटलाइन मेम्ब्रेन थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके मध्य में पेरीविटलाइन स्पेस होती है। उस पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर ये कॉर्टिकल रिएक्शन के द्वारा ये जोना पेलिसुडा के अंदर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन जाती है। ये मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, इस पॉलीस्पर्मी यानी एक से अधिक स्पर्म की प्रवेश को रोकता है। इसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनने के बाद में अब 3 प्रकार के प्रोसेस होंगे। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, जिसके अंदर इनके साइटोप्लाज्म का फ्यूजन एक दूसरे के, शुक्राणु के और उन दोनों के होता है। कैरियोगैमी, इसके अंदर इन दोनों के प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। और आखिरी एम्फीमिक्सिस है, जिसके अंदर इनके अनुवांशिक पदार्थ क्रोमोसोम्स का आपस में मिश्रण होता है। इतना सब होने के बाद में अब ये डिप्लॉयड कंडीशन यानी 2n 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन पुनः स्थापित हो जाते हैं, और ये एक कोशिकीय जो अब निर्मित हुआ है उसे अपन ज़ाइगोट कहते हैं। ये आज मैंने आपको इस मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन को रे डायग्राम के माध्यम से समझाया। अगला व्याख्यान अपना इसमें जो 5 चरण बताए थे उन चरणों पर रहेगा। धन्यवाद।